नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं चाहूंगा कि जो भी चैनल पर नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं जबलपुर कॉलेज के प्रिंसिपल मैम श्रीमती राजलक्ष्मी शुक्ला त्रिपाठी जी। मैम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गोविंद जी। तो मैं आपके साथ सबसे पहले तो मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने कॉलेज में जो व्याख्यान और उसके लिए बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगा। अच्छा, हम इस चैनल का जो जो ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो सबसे पहले हमारे जो भी गेस्ट होते हैं उनसे यही सवाल होता है कि उनका बॉर्न एंड बॉट अप, उनका एजुकेशन कहाँ हुआ। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ, कैसे। जी जरूर। मैं आपका पुनः एक बार धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे महाविद्यालय में बहुत सहजता से उपलब्ध हुए और बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मेरे जीवन परिचय का जहाँ तक सवाल है तो मेरे पिताजी सिविल सर्जन के पद पर 6 वर्ष अध्ययन करने के पश्चात FRCS फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ इंग्लैंड की डिग्री उन्होंने प्राप्त करी थी, जो कि विश्व में आज भी 2% ही है, लंदन से प्राप्त होती है, अदरवाइज ग्लासगो और एडिनबरा से भी होती है। ओके। मेरे पिताजी का पोस्टिंग मंडला में हुई थी और वही मेरा जन्म स्थान है। ओके। तो मंडला में जन्म लेने के पश्चात पिताजी चूंकि शासकीय सेवा में थे तो लगातार उनका ट्रांसफर हर तीसरे वर्ष होता था। तो मेरी स्कूलिंग बहुत जगहों पर हुई और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को शेयर करने में कि कोई यूनिफॉर्म का कलर ऐसा नहीं जो मैंने स्कूल में नहीं पहना। वाह। चाहे वो ब्लू हो, ग्रे हो, पिंक हो, ग्रीन हो, सारे यूनिफॉर्म्स के कलर मैंने पहने। और चूंकि लगातार स्कूल चेंज होता था तो एक अडेप्टेबिलिटी का जो डेवलपमेंट बच्चे में होता है, एडजस्टमेंट, जी। कि हर बार हर दूसरे साल आपको एक नए ग्रुप के साथ दोस्ती करना है, एक नए वातावरण में ढलना है। तो मुझे लगता है बच्चों के वो व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और आज तक मुझे उसका लाभ मिल रहा है। जहां बिल्कुल। तक कॉलेज की शिक्षा का बात है तो मैंने पहले, जैसा होता है कि 11th के बाद PMT ट्राई करी मगर एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ। तो मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों विज्ञान के विद्यार्थी थे, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ओके। तो जब मेरा और उसका भी नहीं हुआ सिलेक्शन तो फिर उसने तो अपना पैशन जो पेंटिंग था वो राह चुन ली और वो सबसे पहले खैरागढ़ यूनिवर्सिटी मूव हो गई। ओके। मुझे समझ में नहीं आया 2 महीने की मैं क्या करूं। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब बहुत मेहनत कर चुके थे और चुनाव नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मन थोड़ा दुखी था। तो मैंने कहा अब मैं इतनी मेहनत वाला काम नहीं करूंगी, मैं होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ूंगी। तो ओके। होम साइंस का बेस्ट कॉलेज कहाँ है पता किया तो पता चला जबलपुर में है। तो मैंने माँ से कहा कि मैं जबलपुर जाके पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरी माँ बहुत खुश नहीं हुई क्योंकि जबलपुर में उस समय ऐसा परिचित या रिलेशन में कोई नहीं था। खैरागढ़ में मेरी मम्मी की बहन थी, मतलब मेरी मौसी थी, तो जी। वहां वो मेरी बहन को भेजने के लिए निश्चिंत थी। लेकिन पिताजी से जब बात की तो पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, आप जाना चाहते हो तो आप जाओ। तो मेरी माँ बोली मैं तुमसे मिलने कभी हॉस्टल में नहीं आऊंगी। मैंने कहा मत आना, मैं जबलपुर आ जाऊंगी, मैं घर आके मिल लूंगी। तो ओके। मेरी माँ ने भी अपना प्रॉमिस रखा और मैंने भी अपना रखा। फिर हम जबलपुर आए और 2 साल की अध्ययन किया, क्योंकि 1 साल हम वहां पढ़ चुके थे, उस समय BSc मान्य था। तो यहाँ पर जब 2 साल आए तो हमने कहा अब हम खूब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करेंगे, एकेडमिक करेंगे, लेकिन अब उतना 100% नहीं। तो उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना जो NSS है, नेशनल सर्विस स्कीम, ज्वाइन करी। ओके। उसका महाविद्यालय का कैंप हुआ जो कि बहुत बड़ा कैंप था, इसमें करीब 250 बच्चे थे। और दूसरा कॉलेज जो अब अलग हो गया कॉलेज से वो भी जुड़ा हुआ था। तो उसमें मैंने पहले यूनिट कैंप, फिर स्टेट कैंप, और सीधे फिर स्टेट कैंप से मेरा चयन प्री RD के माध्यम से RDC कैंप के लिए हो गया। ओके। तो 1988 में, 1988 में पहली बार NSS का दल राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ। अरे वाह। और मैं बहुत भाग्यशाली थी कि मैं उस दल की सदस्य थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ओर से। वाह। वह हमारे साथ हाँ, हम लोग 4 लड़कियां थे और 4 लड़के थे। फिर ओके। भगवान जी इतने मतलब मेहरबान थे, आशीर्वाद था कि उस समय हम जब गणतंत्र दिवस परेड में गए तो उस समय मानव संसाधन मंत्री माननीय श्रीमती मार्गरेट अल्वा थी। हम सभी को उनके घर पर जाने का अवसर मिला ओके। और उन्होंने दो, एक लड़का और एक लड़की,
एक मेल वॉलेंटियर, एक फीमेल वॉलेंटियर का चयन किया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यूथ एक्सचेंज में जाने के लिए चयनित हुए। ओके। तो फॉर्चुनेटली उसमें मेरा चयन हुआ, और मेरे साथ जो चयनित हुए थे राम कुमार चौबे जी, वो लॉ के स्टूडेंट थे, वो सागर से थे और मैं जबलपुर से थी। ओके। तो चूंकि वो देवरी गांव में रहते थे और सागर हॉस्टल में थे, तो सागर हॉस्टल पत्र पहुंचा, लेकिन वो देवरी तक नहीं पहुंच पाया। मैं उज्जैन में थी। मेरी शादी 24 जून को हुई, और 24 जून की सुबह ही मुझे वो टेलीग्राम प्राप्त हुआ दिल्ली से। ओके। तो तुरंत से उनसे संपर्क किया, मैंने अपने ससुर जी से निवेदन किया कि मैं इसमें जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी तो जबलपुर चल के आपका सारा पार्टी रिसेप्शन प्लान्ड है। तो मैंने कहा, पिताजी वो तो जीवन भर मैं आपके साथ हूँ, और जिन लोगों को आमंत्रित करेंगे संभवतः वो मेरे इस कठिन परिश्रम से परिचित नहीं होंगे जो मैंने इस स्थान को पाने के लिए किया। बिल्कुल। तो मैंने वो सारा कैंसल करवा के मैं जबलपुर विदा होके आई, और फिर यहाँ से मैं दिल्ली चली गई। ओके। तो 15 दिन का हमारा वहाँ एक संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, और जिसके पश्चात यूएसएसआर के लिए हमने 7 जुलाई 1988 में उड़ान दिल्ली से भरी। ओके। और मेरी पूरी ट्रिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड थी। हम 25 लोगों का ग्रुप था, और उसमें इंडिया की क्रीम यूथ जो थी, वो अपने क्षेत्र में सब विशेषज्ञ थे। जैसे मुझे एनएसएस के लिए चुना गया था, ऐसे पत्रकारिता से चुना गया, एग्रीकल्चर फील्ड से चुना गया, वो सब स्टूडेंट्स थे। जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का एसोसिएशन है, वो ये कराता है यूथ फेस्टिवल। तो उसमें जो बेस्ट वेस्टर्न विनर था अल्फोंसस, उसका चुनाव हुआ। जो बेस्ट क्लासिकल सोलो था, उस लड़की का चुनाव हुआ, वो महाराष्ट्र से थी, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी। ओके। जो अल्फोंसस था, उसको हिंदी नहीं आती थी, क्योंकि वो बहुत मतलब इंडियन फादर और वियतनामी मदर का बेटा था, अच्छा। पर ओके। वेस्टर्न में। तो वो ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों का बहुत अच्छा ग्रुप बन गया। तो और ये 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 हुआ कि ट्रेनिंग कहाँ, दिल्ली में थी? दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में शासकीय व्यवस्था हमारे रुकने की, खाने की, हर चीज की थी। ओके। पूरी ट्रिप 100% स्पॉन्सर्ड थी, जो कि वर्तमान में अब नहीं होती है। ओके। अब बच्चों को बहुत सारी चीजें खुद से करना पड़ती है। बिल्कुल। तो यूएसएसआर गए, वहाँ फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन यूएसएसआर अटेंड किया, बहुत ही मेमोरेबल था, और लाइफ में उसने बहुत सारे क्वालिटेटिव चेंजेस लाए। तो ओके। ये मेरी संक्षिप्त यात्रा है। फिर अच्छा, आपका विवाह हो चुका जो जी। शासकीय जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरा ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई थी, जैसा मैंने बताया। जी। शादी के बाद मैं यूएसएसआर गई, और फिर जब मैं लौट के आई, तो मैंने अपने ससुर जी से कहा कि अब मुझे एमएससी करना है। तो चूंकि वो शिक्षा से थे, तो उन्होंने उसको बहुत प्रोत्साहन दिया, और शादी के बाद मैंने एमएससी में प्रवेश लिया। फिर ओके। एमएससी करने के बाद वैसे मेरा मन प्रशासनिक सेवा में जाने का था, पर वो उस चीज के लिए हमारे ससुराल वाले तैयार नहीं हुए, कि वो 24 आवर्स जॉब है, शायद महिलाओं के लिए ज्यादा सूटेबल ना हो। तो ओके। फिर मैंने कहा कि कुछ तो करना है। तो 2 साल मैंने एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया, और उस ओके। अवधि में ही जो राज्य सेवा परीक्षा होती है पीएससी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई। तो उन्होंने मेरा फॉर्म भरवा दिया, और मैं बहुत इच्छुक नहीं थी शिक्षा के क्षेत्र में जाने की। मुझे लगता था कि ये बिल्कुल एडवेंचरस नहीं है। तो बड़े बेमन से मैंने लिखित परीक्षा दी, ओके। और जब लिखित परीक्षा के परिणाम में मेरा चयन हो गया, तो मुझे लगा अब तो प्रेस्टीज इशू है, इंटरव्यू निकलना ही चाहिए। तो इंटरव्यू की तैयारी में जुट गए, और इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद कुछ समय तक वो जो अपना उसका रिजल्ट था, उस पर स्टे लगा। रिजल्ट जैसी वेकेट होने के तुरंत बाद रिजल्ट आया, और मेरी पहली पोस्टिंग शहडोल कॉलेज में हुई। ओके। तो ये शासकीय सेवा में आने का एक जो छोटी सी यात्रा थी, हाँ हाँ। उसका विवरण है। अच्छा, और फिर आपने जैसे होम साइंस में पढ़ा और उसके बाद आपने होम साइंस में आप कब इस साइड आए, वो हम जानना मैं चाहेंगे। होम साइंस कॉलेज जो शहडोल का था, वहीं मैंने अपनी पोस्टिंग ली थी। और होम साइंस में भी जो 5 विषय है, उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण में मेरा मास्टर्स था। तो अब शासकीय सेवा में आ गए, तो ससुर जी का पूरा अपना गाइडेंस था। तो पहले वहां शहडोल से होम साइंस कॉलेज में 2 साल बाद उन्होंने मेरा यहाँ पर अटैचमेंट कराया, और फिर फाइनली ट्रांसफर हुआ। फिर जब यहाँ आ गए, थोड़ा मेरे बच्चे भी हो चुके थे, तो उसके बाद में अब करियर प्लानिंग की बात आई।
तो चूंकि हम यूजीसी की पॉलिसी से गवर्न होते हैं, तो ससुर जी ने सारा डॉक्यूमेंट मुझे दिया कि देखो ये यूजीसी की पॉलिसीज हैं, ये प्राचार्य की गाइडलाइंस हैं, और इस तरह से आपका करियर प्लान होना चाहिए। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, क्योंकि वो उस क्षेत्र के सबसे अग्रणी स्तर पे थे। ओके। और उनके गाइडेंस में मैंने फिर अपने कैरियर की डेट वाइज प्लानिंग करी। सबसे पहले पीएचडी प्लान करी। तो पीएचडी में मुझे ज्यादा समय लग गया जितना मुझे अपेक्षित था, क्योंकि मेरे गाइड को मुझसे बहुत अपेक्षाएं थी, संभवतः मेरा ज्ञान उतना नहीं था, तो उसको अर्जित करके स्वयं को योग्य बनाने में मुझे 12 वर्ष लग गए। लेकिन मैंने अपना टॉपिक चेंज नहीं किया। मुझे बहुत एडवाइस की गई कि आप टॉपिक चेंज करके कर लो, आराम से हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, जब टफ है तो फिर उसको सीख के ही अपन डिग्री लेंगे तो ठीक रहेगा। तो बिल्कुल। ईश्वर ने सहायता करी, और बगैर हार माने मैंने उस चीज को किया। और आज मैं इसलिए, उस विषय से मुझे बहुत लगाव भी है, अच्छा, क्योंकि दूसरा जी। दूसरा एक चीज, जैसे मुझे एक चीज मालूम है कि आपने गर्ल्स हॉस्टल में जो लाइब्रेरी व जो वहाँ का कंप्यूटर लैब है, और आपने जी। बहुत सारा समय गर्ल्स हॉस्टल को संभालने में दिया वहाँ होम साइंस में। जी। मतलब मुझे लगता है कि आपकी वजह से वहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही होंगी अब तक भी। तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, शासकीय सेवा में जब मैं आ गई और होम साइंस कॉलेज हॉस्टल मुझे मिल होम साइंस कॉलेज मिल गया, तो उस हॉस्टल में चूंकि मैं अपने छात्र जीवन में रही थी, दोनों स्मृतियां मेरे अंदर थी। तो जब वार्डनशिप के लिए प्रिंसिपल मैडम ने आमंत्रित किए आवेदन, तो मैंने आवेदन किया। और कई लोगों ने मुझे कहा कि नहीं नहीं, ये बहुत तुम्हारा सुसाइडल अटेम्प्ट होगा, क्योंकि बच्चों को संभालना इतना आसान काम नहीं होता। मैंने बिल्कुल। कहा आसान तो नहीं होता है, लेकिन लड़की जब कमरे में अकेले माता पिता को छोड़ के बैठती है, तो उसके मन के अंदर क्या भावनाएं चलती वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं 2 साल वहां रही हूँ। तो मेरे स्वयं की फीलिंग्स, मेरे से बाद आने वाली बच्चियों की, और मेरे से पहले जो सीनियर्स थे, सबके अनुभव मेरे पास थे। तो मैंने उसको एक चैलेंज की तरह स्वीकार किया, और ग्रेजुअली उसमें बहुत सारे परिवर्तन लाए, जो कि क्वालिटेटिव एजुकेशन का एक हिस्सा हम उसको मान सकते हैं। क्योंकि अगर शिक्षा आपको अच्छे से प्राप्त करनी है, तो जो सेकेंडरी फैसिलिटीज होती हैं, जिसमें छात्रावास है, भोजन है, सुरक्षा है, अन्य शैक्षणिक गतिविधियां, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, अगर वो अच्छी क्वालिटी की होती तो आपकी शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होता है। अन्यथा केवल कागजी ज्ञान प्राप्त करने से आप समाज के लिए एकदम फिट व्यक्ति नहीं बन सकते। बिल्कुल। तो वो सारे प्रयास थे कि हर महीने एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो, और बच्चियों को उसकी जिम्मेदारी दी जाए। तो जिम्मेदारी लेना, उसको पूर्ण करना, और उससे जो आत्मविश्वास, जिसको मैं कहती थी मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर आपकी पर्सनालिटी में आएगा, और बहुत परमानेंट होगा। तो वो बिल्कुल। परिणाम मुझे बहुत सुखद प्राप्त हुए। और उनके लिए उपलब्धता, जैसे हमारे यहाँ वार्डन से मिलने का बहुत स्ट्रिक्ट समय होता था, कि इतने से इतने बजे के बाद 5 मिनट भी हो गए तो वार्डन उपलब्ध नहीं होती थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे लिए कोई समय का बंधन नहीं होगा। मैंने सिक्के वाले फोन लगवा दिए थे, कॉन्टेक्ट, जिससे ओके। 1 रुपए डाल के वो कभी भी मुझे फोन कर सकती थी कि मैडम आज सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, आज मेरा पेट दुख रहा, आप आओ, मुझे आपसे मिलना है। वाह। तो मैं उनके हमेशा उपलब्ध थी, और मुझे बहुत संतोष है। और ईश्वर की कृपा मानती हूँ कि अपने देश में जहाँ कन्या को दुर्गा और हम देवी के रूप में समझते हैं, मैं उनकी सेवा कर पाई। वाह। ये तो बहुत बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और दूसरा कि जो आपने वहाँ लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। हाँ, ये हुआ कि कॉलेज के बच्चे जब लाइब्रेरी में जाते थे तो 15 दिन के लिए किताब मिलती है। फिर इंटरनेट का बूम आ गया, 2003-4 से बहुत ज्यादा हो गया। तो जो कॉलेज के बच्चे थे, उनको प्रोजेक्ट करने के लिए वो संडे को बाहर चले जाते थे, या अदरवाइज घर पे उनके पास सुविधाएं होती थी। हमारी बच्चियों को हमको बहुत लिमिटेड समय के लिए बाहर अलाउ करते हैं। तो अब मुझे लगा कि नहीं, इनके लिए, और चूंकि उनके पास मोबाइल अलाउड नहीं था, हाँ। लैपटॉप अलाउड नहीं था, इंटरनेट फैसिलिटीज अलाउड नहीं थी हॉस्टल में, ऐसा हम मानते हैं कि वो एक डिस्ट्रैक्शन है। तो मैंने कहा फिर कंप्यूटर विद इंटरनेट लैब मुझे विकसित करनी पड़ेगी। और उसकी विशेषता ये थी कंप्यूटर इंटरनेट लैब की, कि 24 आवर्स ओपन था। ओके। अगर रात को 2 बजे आपकी नींद खुल गई और आपको लगता है कि मुझे जाके नींद नहीं आ रही, मैं थोड़ा नेट पे बैठ के अपना टॉपिक सर्च कर लूं या अपने नोट्स बना लूं, तो एक केयरटेकर वहां सदैव उपलब्ध रहती थी, जो आपको
नेट ऑपरेट करने के लिए वहां पर व्यवस्था अनुमति बना देती। के रखी थी। ओके। हाँ, और 24 आवर लाइब्रेरी भी खुली थी। और ये सब चीजें मैंने नहीं की, ये एक्चुअली एक हमारे हॉस्टल में रहने वाली एक मेरी जूनियर थी नुपुर, तो उनके भाई जो थे, नुपुर जैन के भाई संजय जैन, जिन्होंने, वो सामान्य परिस्थितियों से उठे लेकिन वर्तमान में वो बहुत संपन्न है। तो उनकी माता जी का ये मन था कि नुपुर चूंकि कुछ समय बाद नहीं रही थी किसी कारण से, व्यक्तिगत उसके रीजंस थे, तो उनकी बच्ची की स्मृति में वो माँ उस हॉस्टल के लिए कुछ करना चाहती थी। तो ओके। उसके तहत उन्होंने मुझे 11 लाख रुपए की राशि दी थी। और उनके सुझाव से, उनके सहयोग से, और मेरे जो सजेशंस बच्चों से लिए थे कि क्या चाहते हैं, तो हमने रेफरेंस लाइब्रेरी डेवलप करी थी। मैंने ओके। उनसे कहा भैया हमको अलमारी खरीदने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा। उनने तत्काल 11 अलमारियां खरीद के दे दी वाह। कि कोई चीज रुकावट ना बने। और उसका भी स्पॉन्सरशिप दिया। तो रेफरेंस बुक्स केवल महाविद्यालय में रेफरेंस बुक्स इशू नहीं की जाती, ये नियम है लाइब्रेरी का। ओके। आपको वहीं बैठ के पढ़ना होता है और वहीं नोट्स बनाने होते हैं। हमने ये नियम पालन किया, परंतु 2 फोटोकॉपियर रखे वहां, ओके। कि जिस रेफरेंस बुक से आपको जो पढ़ना चाहिए तत्काल फ्री ऑफ कॉस्ट फोटोकॉपी करके हम आपको दे देंगे। सही। तो बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, उनके पढ़ने के लिए ही अगर हम सहयोग न कर सके तो फिर हमारे रहने का उद्देश्य ही पूरा नहीं बिल्कुल। होता। बिल्कुल। तो इंटरनेट और लाइब्रेरी, और दोनों अभी वर्तमान में वहाँ 4 ब्लॉक्स हैं, ABCD। ओके। तो A ब्लॉक में हमने इंटरनेट लैब डेवलप करी थी, और D ब्लॉक में हमने लाइब्रेरी डेवलप करी थी। ओके। और वहां पर भी इंटरनेट व्यवस्था थी, और बहुत बड़ी स्क्रीन वाला एक हमने टीवी लगाया था कि आपको इस पे वीडियो देख के पढ़ना हो अकेले, या 3-4 लड़कियों को मिलके पढ़ना हो, तो आप पढ़िए। 35 जो बुक्स होती हैं, कॉम्पिटिटिव सक्सेस, प्रतियोगिता दर्पण, योजना, जो शासकीय सेवाओं में या अन्य जीके के लिए जरूरी होती है, उसका सब्सक्रिप्शन हमारे पास था। और करीब 12 अखबार, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली एडिशन, मुंबई एडिशन, हिंदू, सारे अखबार वहां पर शामिल थे। लोकल ओके। अंग्रेजी अखबार भी हम लेते थे और हिंदी के सब पूरे लेते थे। तो ओके। बच्चियों ने धीरे धीरे मतलब इतना उनको इंटरेस्ट आता था कि वो घंटों वहां अकेले बैठ के, और एक एक कोने में, और सब तरह की व्यवस्था थी बैठने की। आपको टेबल चेयर में बैठना है उसमें बैठिए, आपको जमीन पे बैठना है तो उसके लिए एक नमदा वाह। और चौकी छोटी नीचे रखी है, सोफे पे बैठ के पढ़ना है तो सोफा रखा है। सब उनके माता पिता के दिए हुए राशि से छात्रावास ने खरीदा था, उन्हीं के बच्चों के उपयोग के लिए हमने व्यवस्था बनाई। तो सही। उसमें ऐसा कोई क्रेडिट नहीं था, सारी व्यवस्था उनके माता पिता ने थी, केवल उसको एक रूम में जमाने का काम व्यवस्था था। करना। जी, वो बिल्कुल। ही मैं समझती हूँ। और एक सेक्शन धार्मिक ग्रंथों का था, ओके। क्योंकि हमारे महाविद्यालय में प्रत्येक 2 अक्टूबर को और 30 जनवरी को, जब महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि और जन्म तिथि होती है, तो हम एक सर्वधर्म सभा करते थे। उसमें बच्चियां धर्म ग्रंथों से कुछ अंश पढ़ के सुनाती थी सबको, कि गांधी जी की थिंकिंग जो थी वो हर तरह से कन्वर्ज होती एक जगह। तो धार्मिक ग्रंथ कहाँ से पढ़े, गूगल उनको ऐसे साधारण उपलब्ध नहीं था। तो बिल्कुल। धार्मिक ग्रंथों का एक सेक्शन बना था, जिसमें कि रामायण, महाभारत, शिव पुराण और जितने पुराण थे, साथ में गुरु ग्रंथ साहब, कुरान, और जितने जैन धर्म की किताबें हैं, इस तरह सारी से चीजें वहां सभी उपलब्ध। धर्मों का एक सेक्शन का कलेक्शन था। एक ओके। स्पोर्ट्स का कलेक्शन था, और स्पोर्ट्स मैगजीन्स का सेपरेट कलेक्शन था। और वो हमको हमारे जो मित्र हैं, जिन्होंने बहुत सहयोग किया, उन्होंने अपने चेस के वो इसके मध्य प्रदेश एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपना पर्सनल जो कलेक्शन था वो वहां गिफ्ट किया। ओके। तो बहुत अद्भुत वो चीज बनी थी। इसके साथ ही हमने छात्रावास में एक और चीज विकसित करी थी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ओके। उसमें हमने उनके लिए कैरम, शतरंज, प्रशिक्षक के साथ वाह। कबड्डी, एक रूम में हमने सारी मैटिंग बिछा दी थी, कबड्डी खेलिए, ग्राउंड था जिसमें खो खो खेलिए, क्रिकेट खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, टेबल टेनिस की टेबल मैंने 2 खरीदी थी। तो इस तरह से हमने खेल कूद, पढ़ाई और सारी चीजों में, क्योंकि जब मैंने देखा कि मेरे साथ की मेरे स्टूडेंट्स के कुछ बच्चियों की शादियां ऐसी जगहों पर हो गई जहां उनके पति फौज में बॉर्डर पे पोस्टेड है,
ओ। तो वो फिर वहां क्या करेगी। तो बिल्कुल। उसको करने के लिए प्रशिक्षण और तैयारी हमने छात्रावास से चालू करी कि आप जब कभी अकेले रहो, आपको अकेलापन महसूस ना हो, आप चेस खेलो, आप बिल्कुल। अपने बच्चों को चेस सिखाओ। तो एक बार ऐसी घटना हुई कि लाइट चली गई। जो ओके। प्रशिक्षक थे उनके पास दो मोबाइल थे, उन्होंने एक मोबाइल से लाइट जलाई और दूसरे मोबाइल से, आप कल्पना करिए कि 40 बच्चियां आमने सामने बैठी, पसीना टपक रहा है, लेकिन चेस बोर्ड से उठी नहीं। तो ओके। एक अद्भुत माहौल मैंने देखा और बहुत दृढ़ विश्वास हुआ कि इस देश का युवा कभी किसी को निराश नहीं करता है, सही बात है। प्रोवाइडेड आप उसके लिए ईमानदारी से काम करिए। बिल्कुल। तो इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। जो नहीं, पर लोग युवाओं इसका इसका को, श्रेय भी आपको जाता है कि जहाँ चाह है वहां राह है। मतलब वो आपने चाहा तो बहुत सारा कुछ ये हो गया। और दूसरा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे आपकी सिस्टर जो थी, वो, मैं उनसे उतने अच्छे तरह से परिचित तो था नहीं, पर जैसे वो फाइन आर्ट्स फील्ड में थी, आप इस होम साइंस के बाद फाइन आर्ट्स में आई, तो ये हो सकता है एक तरह से संयोग हो। और यहाँ पे आके आपने एक कलाकार ना होते हुए भी आपने इतना सारा कॉलेज का इतना सारा सुविधाएं जो आपने यहाँ डेवलप कर ली, जैसे कि मैंने अभी देखा, इसका भी श्रेय आपको जाता है, तो उसके विषय में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए मैं तो शासकीय सेवक हूँ और जिस पद पे सरकार बिठाती है उसके अपने दायित्व निश्चित होते हैं। तो बिल्कुल। श्रेय लेने के हिसाब से तो नहीं, मुझे लगा कि अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व को पूर्ण करूं कि जहां मैं रहूं उस चीज को ठीक से पूरा कर सकूं। और सच कहा आपने कि मैंने अपनी बहन के भरोसे पे ही इस डेपुटेशन को एक्सेप्ट किया था, कि मुझे लगा कि वो सदा मेरे साथ रहेगी और यहाँ मुझे गाइड करेगी और मैं बहुत अच्छा काम कर पाऊंगी। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मैंने 4 अक्टूबर 2022 को ज्वाइन किया और 14 अक्टूबर 2022 को उसी माह उसकी मृत्यु हो गई। और वो बहुत ज्यादा मेरे लिए शॉकिंग था। मुझे लगा कि अब मैं किससे पूछूंगी। बहुत डिप्रेशन रहा मुझे 4-5 महीने, और मेरे को तो इससे डायरेक्ट कुछ नहीं आता है। लेकिन फिर हिम्मत जुटाई, उसके दोस्त, उसके साथी, उसके किए हुए काम, उसकी एग्जीबिशन की सीरीज, उसकी लिखी हुई किताब जो उसके रहते में मैंने नहीं पढ़ी थी, प्रयास किया कि मैं देखने की कोशिश करूं कि वो क्या करती थी। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में उसने अपना एक मुकाम बनाया था। बिल्कुल। और जॉब मिलने के बाद भी उसने वो छोड़ दिया था कि नहीं मैं फ्रीलांसिंग करूंगी। और कमर्शियल आर्ट हमने बहुत सुनी थी पहले, तो मैं उसको हमेशा बोलती थी तुम कमर्शियल आर्ट में क्यों नहीं जाती, उसमें बहुत पैसा। फाइन आर्ट्स नहीं समझती हो, तुमको पता नहीं है कि फाइन आर्ट्स में क्या होता है और किस तरह का आनंद मिलता है, आत्मा को तृप्ति मिलती है, खुशी मिलती है। तो बिल्कुल। उसकी लिखी हुई किताब, उसके किए हुए प्रोजेक्ट्स, उसके जो एग्जीबिशंस थे, जो सीरीज चल रही थी, और उससे जुड़े हुए कलाकार, जब उनको हमने डायरेक्ट, हम तो सबको जानते नहीं थे, उनको जानकारी मिलने पर जब वो स्वयं संपर्क करे, उसके लिए कंडोलेंस किए, तो मुझे लगा कि वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही थी। उसके स्टूडेंट्स, उसके फ्रेंड्स, सब बिल्कुल। लोगों ने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया था जब उसकी हम लोगों ने पेयर मीटिंग करी। और बहुत इमोशनल क्षण था। उसकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उसकी कमी को पूरा करने का मैंने इस सेवा के माध्यम से फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए जितना मैं कर सकती हूँ उसको चुना है। तो एक तरह से ये मेरा इमोशनल, क्या कहना चाहिए, कंपनसेशन है उसको खोने का, बिल्कुल। कि वो अच्छा, होती उन्होंने तो उन्होंने मैं। एक किताब भी लिखी थी, उसके बारे में भी आप कुछ कहें? इमेजिन लोकल्स उस किताब का नाम है। जी। और उसका जो अंश है, मैं कुछ आपको देख के बताने की कोशिश करती हूँ। जितनी बातें थोड़ी बहुत मैंने समझी है, कि वो इमेजिन लोकल्स में एक्चुअली बहुत सारे जो कलाकार हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत जिन्होंने ऐसा काम किया है जो एक बेंचमार्क बनाता है, उसके इंटरव्यूज हैं। और कैसे वो बुक रीडिंग के माध्यम से वो इंटरव्यूज अलग अलग विशेषज्ञ कलाकारों ने पढ़े, और जो चीजें उसमें मेंशन्ड है, तो मैं थोड़ा सा आपको उसकी जानकारी पढ़ के बताऊंगी। जी। जी। कि इमेजिन टोकेल्स ऑथर्ड बाय सुबलक्ष्मी शुक्ला एट in the year 2015. The book Imagined Locals is a compilation of writings of Subbulakshmi Shukla on contemporary art practices. जो
कंटेम्प्ररी आप एक साथ कई जगहों पर और एक साथ उन्हीं चीजों को किया जा रहा है, तो उसका एक बिल्कुल। कंपाइलेशन। फोकसिंग हर डायलॉग्स विथ 42 लीडिंग कंटेम्प्ररी इंडियन आर्टिस्ट। तो वो जाती थी, उनसे बातचीत करके ऑडियो रिकॉर्ड करके लाती थी और फिर वो उसको पेन डाउन करती थी। तो ओके। उसका वो रिकॉर्डर, वो सब कुछ आज मेरे पास है और हर पल उसकी याद दिलाता है। while taking a speculative stance on existing visual languages, वो आर्ट को विजुअल लैंग्वेज के रूप में जानती थी कि वो शब्द नहीं है, परंतु वो कम्युनिकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है। बिल्कुल। While taking speculative stance on existing visual languages, the book creates three analytical sections: alienation, metropolis as the motif, and the text as inscription. ओके। The three sections pinpointedly locate alienation and metropolis as the motif and text as inscription in contemporary visual art. ओके। Languages and the lead essay theories, the three as interwoven and critic the experience of spectacle in 21st century. The book also locates the transformation in visual art languages in the past 3 decades as a result of artists' interest in a new mediums and large-scale works that install monumental art spaces. While Professor Emeritus K.G. Subramaniam's interview in the book provides a sharp critique to the new art gallery culture that promotes subversive art, Riaz Komu's interview intervenes fresh dimensions on how to intervene critical and submersive art practices in terms of investigating a systematic process. तो लैंग्वेज की बहुत धनी थी और फीलिंग्स की बहुत क्या कहना चाहिए, डीप उसकी फीलिंग्स होती थी। और साथ में उसका अनुभव ऐसा था जिसको पेन डाउन करते समय व्यक्ति उसके साथ उस विषय के अंदर चला जाता था। तो ये बहुत ही गहरी चीजें हैं। पढ़ाई उसने बोलपुर शांति निकेतन से ग्रेजुएशन किया था, वहां की गोल्ड मेडलिस्ट थी। फिर मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स उसने एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने यूजीसी नेट क्लियर किया था। तो 97 में मैंने वो पहली बार सर्टिफिकेट देखा था यूजीसी नेट का, और बाद में मैंने अपने विषय के लिए बच्चों को प्रेरित किया कि आप होम साइंस में करिए। तो वो भले ही मुझसे 2 साल छोटी थी, लेकिन बहुत सारी इंस्पायरिंग इंस्टेंसेस वो अपने जीवन से मुझे दे गई। और इस अच्छा, कला ये के बुक क्षेत्र में अवेलेबल है अमेजोन पे अभी? अमेजोन पे इमेजिन लोकल्स अवेलेबल है। ओके। बिल्कुल अवेलेबल है। तो उसका डेजिटेशन, यानी मेरे तो समझ में नहीं आता था कि इसका क्या मतलब है। अब मैं उस चीज में जाने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत ज्यादा ये सोचती हूँ कि अगर वो होती तो शायद मैं बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ पाती। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था होती है कि वो जितना आपसे कराना चाहते हैं उतना ही आपको अवसर देते हैं। नहीं, तो बिल्कुल। मैं मैं बस उसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि जैसे आप वहां से फाइन आर्ट्स में आई, आके आपने जो कॉलेज की हालत मुझे लगता है कि आपने पहले देखा होगा, और अभी जिस स्थिति में है तो बहुत ही बेहतर है। तो वो चीजें, क्योंकि एक कलाकार समझ सकता है कि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस स्थिति में पढ़े हैं या जिस परिवेश में रहे हैं, वो एक वातावरण मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। और जो मेरे ख्याल से आपने बहुत सारा सुधार तो कर ही दिया है वहाँ पे, और मेरे ख्याल से स्पेस और वो सारी चीजों को भी आप। और दूसरा, जब आपने अपने जो विषय से हटकर ललित कला महाविद्यालय में आने का जब निर्णय हुआ, तो वो उस चीज को आपने कैसे लिया, वो हम जानना चाहेंगे। हाँ, वो मेरे लिए बहुत कठिन क्षण था, क्योंकि 30 वर्ष जिस विषय को मैंने जिया है और बहुत गहरा प्रेम है मुझे अपने आहार एवं पोषण से। क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि सबसे सुपीरियर यही सब्जेक्ट है। चाहे ओके। चाहे कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, नेता हो, बच्चा हो, विद्यार्थी हो, खाना सबको सबको जरूर। खाना। बिल्कुल। और कलाकार के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको फीलिंग्स चाहिए। फीलिंग्स जो हम बायोकेमिस्ट्री में समझते हैं वो होती है सारे हॉर्मोन्स, और उनके सिक्रीशन के लिए आपको न्यूट्रिशन चाहिए। बिल्कुल। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने एक तो सबसे पहले इनका हेल्थ चेकअप कराया। मुझे लगा सब बच्चे बहुत दुबले पतले हैं, और फिजिकल फैसिलिटीज तो बनाने का प्रयास किया, क्योंकि इस कला के क्षेत्र में जो आवश्यकता है वो समय देने की।
अगर आपके पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं, तो आप बच्चे से ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वो 6 घंटे कॉलेज में रुकेगा? बिल्कुल। टिफिन लाएगा, पीने का पानी लाएगा, तो बाकी चीजों की भी उसको आवश्यकता है। तो फिजिकल फैसिलिटीज किसी भी शिक्षण संस्थान की एक मुख्य आधारभूत आवश्यकता है। इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। हम बिल्कुल। ऑफिस जाते हैं, अगर वहां सही व्यवस्था नहीं तो आपका मन नहीं लगेगा, फिर आप बिल्कुल। टेंस होके जाएंगे, टेंस होके आ जाएंगे। तो फिजिकल फैसिलिटीज को सुधारना मेरी पहली प्रायोरिटी थी। और फिर उनका ग्रेजुअली अटेंडेंस इंप्रूव करना, क्योंकि जब तक उपस्थित नहीं होगा टीचर के संपर्क में नहीं आएगा, तो बिल्कुल। टीचर अपना ज्ञान कन्वे कैसे करेगा? तो वाकई। उन इससे जी। तो सर। ये लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिससे बहुत लगाव हो, उसको छोड़ के भी हमको दूसरे रास्ते पे निकलना पड़ता है। तो बिल्कुल। ये सफर मेरे कुछ वैसे ही था। और उस समय तो मैं उद्देश्य नहीं समझ पाई, लेकिन आज मुझे यही लगता है कि ये काम संभवतः वो मेरी बहन के जाने की तैयारी जो भगवान जी ने मेरे जीवन में की थी, कि मैं उसके साथ जुड़ी रहूं और उसके क्षेत्र की अब सेवा करूं। क्योंकि उसके लिए समय भगवान ने जीवन में उसको कम दिया, तो अब उसकी बहन होने के नाते अपने क्षेत्र की तो मैं 30 वर्ष सेवा कर चुकी हूँ और करती जाऊंगी और जा रही हूँ अन्य माध्यमों से। लेकिन अब उसके हिस्से का जो काम रह गया था, वो मुझे शायद इस कॉलेज में आने के लिए मजबूर होना पड़ा, या व्यवस्था ऐसी बनी या स्थितियां बनी कि मुझे यहाँ आना पड़ा। और उसी को याद कर करके मैं इस काम को करती हूँ और सीखने का प्रयास करती हूँ। जब जैसे आप आए तो आपकी सारी बातें मैं ध्यान से सुनती हूँ, अपने नोट्स बनाती हूँ, और हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास संसाधन है, उसको बिल्कुल। मिला के मैं एक कुछ निर्णय लेने का प्रयास करती हूँ। जैसे आपने एक बात कह गई थे कि कोई बच्चों ने कहा कि हमारा डिस्प्ले क्यों नहीं है, तो उस चीज को मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया और सबसे पहले 3 नए डिस्प्ले बोर्ड्स बनाए जो फर्स्ट ईयर को दिए। ओके। और एक निर्णय मैंने ये लिया है इस बार कि अभी तो बच्चों की जो हमारी एग्जीबिशन हमने वार्षिक करी, तो इसमें हमने एक एक बच्चे का एक एक काम डिस्प्ले करने का प्रयास किया। लेकिन अब इसके बाद जो मेरा कैलेंडर रहेगा उसमें 3 दिन मैं एक बच्चे को दूंगी। ओके। जैसे एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर हम्म। में, तो उनके अब डिस्प्ले बोर्ड सेपरेट हो गए। सेकेंड ईयर के अलग हैं, थर्ड ईयर के अलग हैं, फोर्थ ईयर के अलग हैं। तो हर बच्चे को 3 दिन अपनी सोलो एग्जीबिशन करना है। ओके। तो इसका चाहे सोलो का आप प्रिपरेशन भी हो जाएगा। और उसमें आपको वहां से तैयारी करना है, जब आप अपना ब्रोशर बना रहे हैं, फ्लायर बना रहे हैं, या आप अपना कैटलॉग डेवलप करेंगे। आपके पास 10 पेंटिंग छोटी छोटी हो, 20 पेंटिंग हो, आप उसकी पिक्चर लीजिए, उसको प्लेस करिए, कंप्यूटर में जाइए, बैठिए, उसको साधारण कागज में प्रिंट करिए। बट प्रिपेयर योर कैटलॉग इन फर्स्ट ईयर, प्रिपेयर योर कैटलॉग इन सेकेंड ईयर, सो दैट व्हेन यू आर लिविंग द कॉलेज यू हैव 5 कैटलॉग्स बिल्कुल। राइट फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। तो वो कंपाइलेशन उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा शायद, और एक लर्निंग एक्सपीरियंस जो कॉलेज में मिलेगा, और 3 दिन का समय उसको मिलेगा। तो उसकी उसको मार्केटिंग जिसको भी कहते हैं कि हम इनविटेशन दें, सबको बुलाएं, दिखाएं। तो 3 बजे के बाद आप प्रतिदिन 2 घंटे अपनी एग्जीबिशन ओपन रखिए, वहां बैठिए, लोग आते हैं उनके सवालों का जवाब दीजिए, बिल्कुल। व्यवस्था करिए पूरी। और अखबार में खबर दीजिए कैसे दी जाती है, सोशल मीडिया पे प्रमोट करिए अपने आप को। तो यू बिल्कुल। लर्न टू प्रमोट योर सेल्फ, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा टीम्स बनाओ, चाहे 2 लोग की हो चाहे 3 लोग की। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति कॉम्पिटिटिव फीलिंग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीम बिल्डिंग आज की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। हर चीज में एक व्यक्ति अकेले एक्सपर्ट से नहीं हो नहीं। सकता। बिल्कुल। तो बच्चा सपोज उसका दोस्त है जो मीडिया में बहुत अच्छा काम करता है, तो मीडिया कवरेज वो उसको दे दे। और कोई उसका अगर प्रेपरेशन लेआउट बहुत अच्छे में सजेस्ट कर सकता है तो उसमें असिस्ट कर दे। कोई परचेजिंग में अच्छा है तो दे शुड लर्न टू बिल्ड अ टीम। एंड व्हेन दे ग्रो अप एंड गो इनटू द सोसाइटी, आर्टिस्ट इज नॉट अलोन। वो बिल्कुल। कैसे करूं क्या करूं नहीं होना चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कि अरे यार ये मेरे दोस्त तो हैं, ये आ जाएंगे, काम कर देंगे। बिल्कुल। और वो एक सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करना जो आज मिसिंग हो रहा है, वाकई। वो चीज को भी इंस्टॉल करने का प्रयास रहेगा। और उसमें जिसकी बढ़िया सोशल रिलेशनशिप डेवलप होती है या ऑब्जर्व की जाती है, उस बच्चे को फिर हम ओरिएंट करने के लिए कहेंगे कि आप अपने साथी जो अकेले पड़ गए
उनको समझाइए कि पर्सनालिटी में कौन सी चीजें हो जिससे कि लोग उससे जुड़े। बिल्कुल। मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स करी हैं, मतलब एज अ टीचर और एज अ एकेडमिशियन, एज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, एज एनएसएस ऑफिसर भी मैं एक ट्रेंड ऑफिसर हूँ। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग का टैलेंट अगर ट्रेंड ना हो तो वो एक्सेलेंस तक नहीं जा सकता। वो बिल्कुल। टैलेंट के भरोसे जहां तक जाएगा वहीं तक जा पाएगा, उसके बाद उसकी यात्रा खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बहुत, कैसे लिमिटेड रिसोर्स में आप अपना पहले बजट बनाइए और उसके बाद देखिए कि वो मेरे पॉकेट मनी में जो माँ पिताजी देते हैं उससे कैसे मैनेज हो सकता है, उसी में बिल्कुल। मैनेज करिए। और आप एक बार जब वो स्टेप आगे ले लेंगे तो फिर बहुत सारी कल्पनाएं अपने आप दिमाग चालू कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कर सकते हैं ऐसा। वही जो आत्मविश्वास सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर बढ़ता है, वो बिल्कुल। पर्सनालिटी पे दिखता है, चेहरे पे रेडिएट करती है खुशी। तो ये प्रयास मैं एक करने वाली हूँ, ये शायद मेरे हिसाब से एक इनोवेटिव प्रैक्टिस होगी नहीं, कि बिल्कुल। हर और स्टूडेंट मेरे को ख्याल से फॉलो आप करना। जितना कर रहे हैं ना, ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत फायदे में, मतलब क्या बोलेंगे उसको, बेनिफिशियल रहेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि ये कोई नहीं बताता कि हमें एग्जीबिशन कैसे ये करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, क्या उसमें छोटी छोटी खामियां रहती हैं। वो जब हम फील्ड में बाहर आते हैं, एग्जीबिशन क्यूरेट करते हैं या प्लान करते हैं, तभी समझ में आता है। वो अगर पढ़ते हुए ही ये मिलेगा ना, तो मेरे ख्याल से वो उनको बहुत फेमिलियर लगेगा कि एक एग्जीबिशन ही तो क्यूरेट करना है 3 दिन का, हम दूसरे बड़े जगह जहाँ भी जाते हैं वो बहुत फायदेमंद ये चीजें उनको साबित होंगी आने वाले समय में। अच्छा, दूसरा कि कॉलेज खत्म होने के बाद आपके कुछ प्लान्स हैं जो आप सोच रही हैं कुछ करने का, ऐसा? हाँ कुछ है। एक तो सबसे पहले जो मेरा पहला प्यार है, मेरा सब्जेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन, उसके क्षेत्र में मुझे कुछ ऐसी चीजें ढूंढना है जो भारतीय ज्ञान परंपरा में हैं और जिसको हम भूल चुके हैं। ओके। वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे यहाँ जितनी भी हम लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां देखते हैं उसका मूल हमारे भोजन में है, हमारी दिनचर्या में है। बिल्कुल। तो कौन से भोजन है कि जो हमको जैसे एक बहुत स्टेटमेंट है, हम लोग न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं कि प्रकृति जिस समय जो चीज देती है उस समय वो चीज खाना चाहिए। अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो प्रकृति आपको देगी नहीं। देगी नहीं, बिल्कुल। एक कांटेदार फल होता है, अब यहाँ उसको कोई अखरोट। कंटे कहते हैं, काकोरा भी कहते हैं, बहुत सारी चीजें। अभी इस सीजन में वो आता है, उसके बाद बिल्कुल, खत्म हो आज जाता ही देखा मैंने। है। हमारे बच्चे नहीं खाते। तो ओके। आई प्रैक्टिस, सबसे पहली चीज जो मैं अपने लाइफ में करती हूँ, आई डोंट प्रीच एनीथिंग विच आई डोंट प्रैक्टिस। जो मैं खुद नहीं करती हूँ मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी कि ये करो, बिल्कुल। क्योंकि मैं वो करती हूँ। तो इसलिए मैं अपने बच्चों से बोल सकती हूँ उनको। कई बार कई चीजें, जैसे मैं अभी नॉर्थ ईस्ट गई तो वहां से मैं बहुत सारी चीजें जो खाने पीने की थी खरीद के लाई, और यहाँ के स्टूडेंट्स को मैंने दिखाया। मैंने कहा देखो अपन किताब में पढ़ते ना, ये तुम आज देखो सामने ये रखा है हैदराबाद। तो वहां से वो चीजें खरीद के लाती हूँ जो इस एरिया में नहीं मिलती। ओके। लेकिन बच्चे को जब वो न्यूट्रिशन का स्टूडेंट है तो उसको वो फील होना चाहिए, वो देखना चाहिए वो प्रोडक्ट कैसा है। तो बिल्कुल। बहुत नई नई चीजें हैं और इतना रिच हमारा कल्चर है। हम वर्ल्ड में वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, हम जब सबसे जब श्रेष्ठ आपने है। फूड की बात कही ना, तो मुझे वो केले का फूल आता है ना, जैसा ऐसा वाला। हाँ मैं आई थी वहां से खरीद के। मुझे मुझे लगा ही था कि आप नॉर्थ ईस्ट गई हैं, वो तो आप देखी होंगे श्योर। तो मैं लेके आई वहां से खरीद के, आई कैरिड इट। मैंने अपना प्लेन में शॉपिंग का सामान कम किया और एक अलग बैग बनाया जिसमें मैंने वहां की सारी चीजों को खरीद के लाया। वहां जो जिस तरह से वो चीजों को पील करके फटाक से दे देते हैं, और वो केले का फूल भी लाई थी मैं, और उसके फूल निकाल के मैंने डिस्प्ले करके सबको दिखाया कि देखो इस फूल की सब्जी बनती है। फिर वाह। यूट्यूब में दिखाया और फिर उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स बताए। वाह। तो जब हम बाहर जाए तो वहां की चीज खा के आए, और जब हम यहाँ रहे तो यहाँ का लोकल फूड खाएं। हमको एवोकाडो खाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हमारे 100 किलोमीटर के दायरे में जो फल होता है वो ही हमारे लिए बेस्ट है। ओके। और बहुत सारी भ्रांतियां जैसे कि घी नहीं खाना चाहिए, घी खाने से ये, अरे घी नहीं खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल रेज्ड आएगा ब्लड में। ओके। क्योंकि बॉडी की ये टेंडेंसी होती है और मनुष्य की भी होती है
कि हमारे पास जिसकी चीज की कमी है हम उसको बहुत सेध के, बहुत संभाल के खर्च करते हैं। तो बॉडी में जब आपके कोलेस्ट्रॉल की कमी होगी तो ब्लड टेस्ट कराओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ आएगा, और जैसे ही आप कोलेस्ट्रॉल खाने लगेंगे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। आपको डॉक्टर के पास जाके कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। सही बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ढेरों चीजें हैं जिनको मैं प्रमोट करना चाहती हूँ, और जितना मुझे आता है मैं चाहती हूँ कि अधिकांश लोगों को वो चीज बताऊं, विशेष तौर पे भारतवर्ष में। बिल्कुल। भोजन का समय अच्छा, कैसा, दिनचर्या कैसी। जी ओके। अभी जैसे आप आर्ट्स कॉलेज में हैं, तो आर्ट्स कॉलेज को लेके, उसके स्ट्रक्चर को लेके आप कुछ सोच रही हैं? हाँ, मेरे पास पूरी दिमाग में योजना है। और भोपाल में जो पिछले वर्ष एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने आर्ट कॉलेज की संरचना के लिए, इन्हें बिल्डिंग बनाने के लिए ओके। किन किन कक्षों की आवश्यकता है, एक ऐसी जानकारी चाहिए थी। तो उसमें चूंकि मैं नैक, जो नेशनल एक्रेडिटेशन एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है, असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है, उसके एक क्लियर कट गाइडलाइन है कि शिक्षण उसमें कक्षाओं का व्यवस्था, लैब, ये सब तो बेसिक बेसिक चीजें। जी। उसके साथ वहाँ एक मेडिकल रूम, प्रॉपर वॉशरूम्स, रेस्ट रूम। आप चाहते हैं आपकी फैकल्टी बच्चों के साथ 10 घंटे रहे, तो फैकल्टी 40+, 50+ होने के बाद उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। और पावर नैप एक ऐसी चीज होती कि अगर आपने लंच लिया और 10 मिनट, 15 मिनट अगर आपने एक झपकी ले ली तो यू आर फ्रेश। बिल्कुल। और साइंस प्रूव्स दैट इट इंक्रीजेस योर प्रोडक्टिविटी। तो फैकल्टी के लिए रेस्ट रूम, बच्चों के लिए रेस्ट रूम, कि आज उसका एग्जाम है, वो ट्रैवल करके आ गया है, अप डाउन करता है, और उसको अगर क्रोसिन खा के 2 घंटे लेटना है तो एक कमरा तो हो उसके लिए। बिल्कुल। पेट उसकी तबीयत खराब हो गई, बच्चियों को व्यवस्था चाहिए है, तो बच्चियों के लिए सारी व्यवस्था होना चाहिए। उसका अगर वाटर बॉटल लेके वो 10-15 मिनट लेट तो सके, ताकि वो अपना असाइनमेंट पूरा कर सके। हम व्यवस्था बनाएंगे तो बच्चे आपको रिजल्ट देंगे। तो बिल्कुल। इस प्रकार से करीब 20 से 22 प्रकार की जो फिजिकल फैसिलिटीज है, वो किसी भी शिक्षण संस्थान में होना चाहिए, चाहे फिर वो कला का संस्थान हो या अन्य हो। बिल्कुल। तो लाइब्रेरी बहुत अच्छी होना चाहिए। अभी हम जितनी बार लाइब्रेरी की बात करते, लोग बोलते हैं अब तो सब चीज गूगल पे है। सब गूगल पे है, पर लेकिन लाइब्रेरी तो फिर भी चाहिए। टीचर का महत्व कभी कम नहीं होता। तो बिल्कुल। लाइब्रेरी को उपयोग करने के लिए तो टीचर ही बता पाएगा, तो पहले लाइब्रेरी बनाए, फिर उसको उपयोग करने के लिए टीचर की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल। एक मैं आपको यहाँ पे, हालांकि वो डायरेक्ट शिक्षा से रिलेटेड नहीं है पर है, APQN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एशिया पैसिफिक क्वालिटी नेटवर्क, जिसमें की करीब 80 कंट्रीज की एक कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुई थी। और फॉर्चुनेटली भारत की ओर से जो 5 लोग थे उसमें मैं एक गई थी। ओके। तो मैं केवल अब ये चीज बताना चाहती हूँ कि ऐसा समय आने वाला है बहुत निकट भविष्य में जब आपके ब्लड को एजुकेशन का माध्यम बना दिया जाएगा। वाह। आपको कला सीखनी है, यू विल स्वॉलो वन पिल एंड नेक्स्ट डे यू आर एन आर्टिस्ट। ओ। यस। तो फिर पीपल्स यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस नैक ने ऑर्गेनाइज की थी। उसमें मुंबई यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर ने कहा कि और क्या ये आप संभव है? समझते हैं ये संभव है, यही होगा, ये भविष्य है। क्या बात है! आपने आज से 14 साल, 20 साल पहले कल्पना की थी कि आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हाथ में डिवाइस। होगा जिसके पे चाल होगा, काम होगा, बिल्कुल। टच स्क्रीन होगा? ये हमने कभी कल्पना नहीं की अभी थी, वायरलेस। रिसेंटली एक मैंने मूवी देखी, उसमें एक ऐसी लड़की थी जिसको कुछ नहीं आता है। उसको जस्ट सर में एक ये लगाया, उसमें सारी चीजें फीट कर दी अचानक एकदम, सारी चीजें। तो उसको प्लेन चलाना भी आ गया, उसको कार चलाना भी आ गया, ये सारी चीजें। तो ये तो बस ये सोचने सच है। वाला विषय है। पर मुझे नहीं, ये लगा नहीं सच। था कि इसके ऊपर इस तरह से वास्तविक तौर पे काम भी हो रहा है। नहीं, चूंकि मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में लगातार एक्टिव रहती हूँ। अभी मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि जिस प्रकार से आपको विस्मय हो रहा है, बिल्कुल। आश्चर्य से जान पड़ी, नहीं, इज वाकई इट वाकई। पॉसिबल? तो ऐसा ही लोगों का रिएक्शन आएगा, और हो सकता है लोग मुझे टैग कर दें कि ये तो पागल हो गई। ना ना। तो इसलिए
इस प्लेटफॉर्म से, चूंकि एक बौद्धिक चर्चा है, तो मैं ये शेयर कर रही हूँ एक्सपीरियंस कि ये समय आने वाला है बहुत निकट भविष्य में। ओके। तो इस समय क्या टीचर्स की आवश्यकता नहीं होगी? इस समय बिल्कुल भी होगी। टीचर्स की आवश्यकता होगी, लेकिन टीचर का रोल बदल जाएगा। बिल्कुल। टीचर का रोल बदल जाएगा। आप ज्ञान देने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप उसको जीवन जीने की कला कला सिखाएंगे। सिखाने वाले, बिल्कुल। कि एक आईएएस कोच और मोटिवेटर भी हैं, तो उनकी बातों को मैं यहाँ कोट कर देती हूँ अपनी बात बहुत क्लियर समझाने के लिए कि ज्ञान, कला, जानकारियां गूगल में इफरात हैं, और किसी एक मनुष्य और टीचर की क्षमताओं से बहुत ज्यादा है और क्वालिटी वाला है। तो फिर टीचर का काम क्या है? पीयर प्रेशर सस्टेन करना सिखाना, तनाव को कैसे कम पॉजिटिवली करना। डाइवर्ट करना है वो सिखाना, बिल्कुल। अपना ध्यान कैसे रखना, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, ऐसे ढेरों चीजें हैं जो टीचर ही सिखाएगा। और आज जैसे जो बात मैंने बोली कि सिंगल सोलो शो का आयोजन, ये किसी गूगल की क्षमता नहीं कि वो बच्चे को अनुभव दे दे। बिल्कुल। टीचर के माध्यम से ही महाविद्यालय में संभव होगा। और करने से जो एक्सपीरियंस एक ह्यूमन बीइंग को आता है, स्विम की कितनी किताब पढ़ ले, वीडियो देखे, जब वो पानी में कूदेगा तभी। तब तक उसको का प्लेजर नहीं पता चलेगा। बिल्कुल। तो स्किल डेवलपमेंट जो है किसी भी चीज को सीखने का, वो तो इन माइक्रो एलिमेंट्स के माध्यम से आपके ब्लड से हो जाएगा। आपको रामायण नहीं आती, आप एक दिन में रामायण सीख लेंगे। आपको कार ड्राइविंग नहीं आती, आप एक पिल स्वॉलो करेंगे, नेक्स्ट डे यू आर एन एक्सपर्ट इन ड्राइविंग। वाह। दिस इज गोइंग टू हैपन। इफ यू वांट टू क्लियर यूपीएससी, इफ यू स्वॉलो दैट पिल, आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद क्या? बिल्कुल। हमको जो हायर लेवल और स्पीड आ जाएगी स्किल के बाद, उसका हमारे बाद उसकी जो हमारी दिशा है तय करने के लिए, तब भी शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो हमको कैसे ह्यूमन बींग्स चाहिए होंगे? जो बहुत हाईली सेंसिटिव है, हाईली क्वालिफाइड है, बैलेंस्ड है, और ह्यूमन बीइंग के उस ग्रुप को गाइड करने के लिए सक्षम है। तो बिल्कुल। हम अगर आज उस दिशा में नहीं बढ़ेंगे तो हमारे पास वैसे टीचर डेवलप नहीं हो पाएंगे। सही बात है। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इन्वेजिव है, उस आप देखिए हमारे जीवन के हर क्षण में 24 घंटे में कितने बार हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, अब तो तो जीवन का हिस्सा ही हो गया है वो। बिल्कुल जीवन के अंदर आ चुकी है वो। तो बिल्कुल। इसलिए हमको उस चीज की तैयारी आज करना पड़ेगी शुरू। तो ये चीजें जो अभी गूगल नहीं दे सकता है, और जो हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग के एक्सपीरियंस से दे सकते हैं, वो करने का प्रयास कला के क्षेत्र में लगातार मैं जारी रखूंगी। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ, और वो ही मुझे ये आइडियाज देते हैं। मैं किसी गूगल इंटरनेट से नहीं ढूंढती आइडिया, सही बात मुझे है। वो की प्रेरणा से ही मिलता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, हम उसी का अंश है। सही अगर बात हमारा पिताजी कहते थे अगर उनसे कनेक्शन नहीं हुआ है 24 घंटे में एक बार, तो तुम्हारी बैटरी चार्ज कहाँ से होगी? है। बिल्कुल। एक्चुअली वो मैंने, ये आपने ये बोला ना कि 24 घंटे में, मैंने एक फाइन आर्ट्स का कोर्स डिजाइन किया था फ्रांस के एक यूनिवर्सिटी के लिए। तो जी उसमें ऐसा था कि वेस्टर्न आर्ट क्या है वो तो वो लोग ऑलरेडी पढ़े हुए रहते हैं, मतलब जब तक वो कॉलेज आते हैं। मैंने उसमें सिर्फ जी इंडियन आर्ट को इंक्लूड किया था, और उसमें सबसे पहले शुरू किया था योगा से, कि आप कॉलेज आए, आधे घंटा आप योगा रूम में जाए, आप बढ़िया वहाँ आधा पौन घंटा योगा करें, फिर आपके दिन भर की काम की शुरुआत करें। फिर लास्ट में एक ग्रुप डिस्कशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो सब है ना, अपने आप को जो बोलते हैं ना, हम हैं वही साबित करने में लगे। तो ये जो ग्रुप डिस्कशन है ना, उससे पता चलता है कौन कितने उसमें है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप जब बोली ना कि 24 घंटे में रिचार्ज कैसे होते, तो मेरा ऐसा था कि वो योग से ही सुबह रिचार्ज हो जाए, जो उनको पूरा दिन चार्ज करके रखे ऐसा। बिल्कुल, आपने पिन पॉइंट रास्ता बता दिया है जो चीज मैंने कही, कि रिचार्ज का एक सशक्त माध्यम योग है। बिल्कुल। और योग में कुछ नहीं है, आप अपने इंटरनल पावर को रियलाइज करते हैं और यूटिलाइज करने की स्थिति में आते हैं। बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो मतलब निश्चित रूप से अगर उन्होंने अडॉप्ट किया होगा तो उसका लाभ उनको जरूर मिल रहा होगा बिल्कुल। बिल्कुल। फ्रांस के जिस कॉलेज के लिए। और अ, अगर आप ठीक समझे तो ये एक रेकमेंडेशन हमारे संस्कृति संचालनालय को भी दीजिए कि इनको योग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत एंजाइटी है लाइफ में, बिल्कुल। इन लाइफ में बहुत है। तो जब तक वो काम डाउन नहीं होंगे, उनकी क्रिएटिविटी विल नॉट कम एट इट्स बेस्ट फॉर द एक्सप्रेशन।
बिल्कुल। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई दूसरा इतना बढ़िया माध्यम नहीं है योग के अलावा जो कि इसको अपने मतलब ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा सके। तो बिल्कुल। ये तो खैर बहुत अच्छा सुझाव है जी। बिल्कुल। मैं लास्ट में, मैं एक लास्ट का ये सवाल है कि ये चैनल जो है ना, बहुत सारे लोग देखते हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बे, छोटे छोटे गांव में। तो वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, व कॉलेज में जो बच्चे नए आए हैं, या अभी कॉलेज पढ़ के फील्ड में जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी हाँ। आप मतलब कहाँ जगह है, रहते हैं ये खूबसूरत है। और जो गुजराती कल्चर है बड़ा ओपन है और बहुत कलरफुल भी है। चाहे वो पहनने ओढ़ने की बात हो, खाने पीने की बात हो, और सहजता सरलता उसका फीचर है जो आपको हम कि आमंत्रित करते हैं मैम, आप जब भी आपको लगे ना कि आना है, आपका एक घर यहाँ है, आप जरूर आइए। मैं जरूर आऊंगी। और बच्चों के लिए आपने संदेश देने कहा है, तो मैं बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक मनुष्य को ये एड्रेस करके कह रही हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं। आप बिल्कुल। गांव में रहते हैं, आप खेत में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप ईश्वर की अनुपम कृति हैं। आपका मस्तिष्क जो कहना चाहिए रचनात्मक क्रियाओं का एकदम शक्तिपुंज है। तो आप जो करना चाहेंगे वो संभव है। मनुष्य की कल्पना, ये प्रमाण है कि जो आपने कल्पना की वो पूरा हुआ। एरोप्लेन बनाने से पहले कल्पना नहीं थी कि उड़ सकेंगे। पुष्पक बिल्कुल। विमान था, हमारे तो इतिहास में है। लेकिन अंग्रेजों ने जो कल्पना करी और फिर एरोप्लेन बनाया। आज जो बात मैंने कही कि ब्लड विल बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो वो हमारी रेंज है और वो होना चाहिए। कोई चीज आपके जीवन में ऐसी है जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बाधा है, तो जो हर्डल रेस होती है ना, बच्चे कूद के पार कर लेते हैं, और कूद नहीं पाते तो नीचे से निकल सकते हैं। बिल्कुल। वो टेक्नोलॉजी अपनाइए अपने जीवन को। जीवन में जितनी बाधाएं हैं उनको पार करने की शक्ति आपका ज्ञान आपको देगा। उसको विकसित करिए। और ज्ञान नहीं है तो साहस विकसित करिए। साहस और ज्ञान का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक होता है। और उस कॉम्बिनेशन के अगर आप व्यक्ति बन जाएंगे तो रहने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब मैं विदेश से लौटी तो लोगों ने कहा आप जबलपुर छोड़ दीजिए, मुंबई चली जाइए। मैंने मुंबई दिल्ली से बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, जा जाके 3 3 हफ्ते रहती थी। और बोले यहीं रह जाओ, बहुत प्रोस्पेक्ट्स हैं। मैंने कहा अब तो टेक्नोलॉजी है ना, मैं तो जबलपुर के लोगों के लिए ही काम करना चाहती हूँ। तो मैं बिल्कुल। अपना जबलपुर, अपना घर क्यों छोड़ू। तो सही। घर छोड़े बगैर आप आसमान की ऊंचाई छू सकते हैं। ये अटूट विश्वास अपने अंदर रखिए। अगर किसी ने नहीं बताया तो आज इसको मान लीजिए। यही एक संदेश है, कुछ भी असंभव नहीं। कठिनाई किसी की थोड़ी छोटी हो सकती, किसी की बड़ी हो सकती है। और जितना बिल्कुल। बड़ा पहाड़ है उतना कूद के उतना बढ़िया सनराइज देखने में मजा आएगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ढेर एग्जाम्पल हमारे समाज में है जो आपको इसके लिए प्रेरित करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं हर व्यक्ति के साथ जो अपने जीवन की बाधाओं को पार करने की हिम्मत करेगा। हाथ बिल्कुल। बढ़ाइए, लोग हाथ पकड़ के आपको ऊपर ले लेंगे। नहीं, ये तो है, ये तो है, हाथ बढ़ाने की बस देरी है। लोग मिलते हैं, जाते हैं, आप जितना आगे जाते जाएंगे, नया रास्ता आपको उतना आगे दिखता जाएगा। तो आपने बिल्कुल। इतने शॉर्ट समय में आपने इतनी सारी बातें हम सभी को बताई, और आपके अपने अनुभव शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मेरे ख्याल से ये बहुत सारे लोगों को काम आएंगी। और मैं चाहूंगा कि जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक मैसेज आप भी दे देंगी तो हमारे दर्शकों को बहुत नहीं, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गोविंद विश्वास जी ने स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में जिन ऊंचाइयों को छुआ है वो सहज साधारण नहीं है। और निश्चित रूप से आप उनके चैनल के माध्यम से जान पाएंगे कि ऐसे कौन से गुण आप में होना चाहिए, ऐसा कैसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आप उस स्तर तक जा सके। पॉलक क्रेसनर फाउंडेशन की फेलोशिप के बारे में मैंने बहुत विस्तृत रूप से गूगल में पढ़ा था जब आप आने वाले थे। अगर आप वो अचीव कर सकते हैं तो कोई भी प्रयास करने वाला उसको अचीव कर सकता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि बहुत हाई आईक्यू चाहिए या बहुत हाई आपको फैसिलिटीज चाहिए। जिस प्रकार आपने सीमित चीजों में उस ऊंचाई को 2 बार हासिल किया, तो बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति को आप प्रेरित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है
कि आपका जो बताने का तरीका इतना सहज सरल है, और वो सदैव तत्पर है सहायता करने के लिए, जो मैंने अपने महाविद्यालय में उनके व्याख्यान के दौरान अनुभव किया, कि उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से कह गए कि कोई इच्छुक हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी सहायता करूंगा। इससे बिल्कुल ज्यादा अथॉरिटी क्या चाहिए? एक ह्यूमन बीइंग से महत्वपूर्ण रिसोर्स कुछ भी नहीं होता। तो सही बात है। जरूर उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का लाभ लीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो दूसरे के अनुभव से अपने जीवन को आगे बढ़ाए, खुद उसका अनुभव होने का वेट ना करे, स्ट्रगल उतना ना करे। जब आप कहीं निकलते हैं तो पूछ लेते हैं, भाई ये रास्ता ठीक है, इसमें गड़बड़ी तो नहीं आएगी? तो वो बता सकते हैं कि भैया इसमें ज्यादा गड्ढे, आप लेफ्ट वाले से टर्न ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही अनुभव दूसरे का जब ले लेते हैं और तो मैं बहुत। जी। मैं एक बात बताना चाहूंगा, अभी 5 कलाकारों को इस साल वो फेलोशिप मिली है। अभी वाह, दो बधाई। दिन पहले 2 दिन पहले ही ये उन्होंने अपने वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे, पेज पे उन्होंने शेयर किया। इंडिया से 5 लोगों को मिला है, और लगभग $1 लाख के आसपास जितना मिला होगा, तो बहुत होता है। मतलब किसी को $25,000, किसी को $16,000, किसी को $20,000, बहुत होता है ये। और एक एक कलाकार को स्टेबल होने के लिए इतना अमाउंट बहुत होता है। तो मुझे लगता है कि जो भी कॉलेज से पास आउट हो गए हैं उन लोगों को अप्लाई जरूर करना चाहिए, और जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए ग्रीन शील्ड अवार्ड है, वो भरना चाहिए। तो मैम नहीं, बहुत मैं बहुत बिल्कुल प्रयास और आपकी सहायता जरूर लूंगी। और बिल्कुल जितना, बिल्कुल। क्योंकि मैं नॉर्मली यूजीसी की फेलोशिप्स बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अपने कॉलेज में मोटिवेट करती थी। मुझे लगता है फाइन आर्ट्स में वो लागू नहीं होगा, हाँ लेकिन इंटर फेलोशिप्स है, अगर डॉलर्स में पैसा मिल रहा है, तो हम जिस समाज में जीते हैं वहां मनी इज मोटिवेशन, इस बिल्कुल तथ्य से भाग नहीं सकते। तो वी नीड मनी टू ग्रो, वी नीड बिल्कुल। मनी टू बी हैप्पी। इट इज नॉट द प्राइमरी थिंग, बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, तो दूसरा एक आप। चीज, जी। वो लोग ऐसे ना कम से कम 20-25 जो संस्थाएं हैं, फाउंडेशंस हैं, उनको भी ये वो लोग ग्रांट देते हैं। तो अगर अच्छा। आपके टच में कोई ऐसे हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं या फिर आर्ट से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको भी बोल सकते हैं कि वो ग्रांट के लिए अप्लाई करें। तो ये तो बहुत, आर्ट रिलेटेड एनजीओ को भी दे देंगे क्या? बिल्कुल वो एनजीओ को भी देते हैं। उसमें कोलाब्रेशन में आता है कि आप कोलाब्रेशन में कर रहे हैं या इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं। नहीं तो फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्यों अलग रखा है इन्होंने? ये मुझे आइडिया नहीं है। क्योंकि अगर, भाई ये तो महाविद्यालय है, तो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रहा है। बिल्कुल हम तो शिक्षा दे रहे हैं कला की, तो फिर हमको तो फाउंडेशन ने ग्रांट देना ही चाहिए। मैं उसका वेबसाइट में सर्च करने की कोशिश बिल्कुल, आप करूंगी। देखिएगा एक बार जरूर। देखते हैं कि अगर हम किसी कैटेगरी में आ सकते हैं तो अपने बच्चों के लिए हम कॉलेज के माध्यम से ग्रांट के लिए अप्लाई कर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखते हैं उनकी क्या आवश्यकता है। नहीं, आपने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी, ये गाइडेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन बच्चों के लिए जो हमारे महाविद्यालय में अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही धन्यवाद बात। व्यक्त करना चाहूंगा मैम आपका, आपने इतना सारा समय दिया इस बातचीत के लिए। नहीं, आपके धन्यवाद से ज्यादा तो मैं आभारी हूँ कि मेरे बातों को आपने ऐसा महत्वपूर्ण समझा कि मैं दूसरे के साथ शेयर करूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल तो मुझे लगा ही था, मैं बहुत समय से चाह रहा था, लगभग मुझे साल भर हो गए मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने बहुत पहले जी। आपको एक बार मैसेज ड्रॉप किया था कि मुझे लगता है कि एक चीज मैं हमेशा से ये करता हूँ कि हम नहीं जानते अशोका कौन थे। उनके द्वारा बनाए गए उस समय जो कलाकृतियां थी या स्तूपा थे वो आज भी मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से एक देश या प्रदेश की जो कला है ना, वही अंत तक रहती है अगर उसको संजो कर रखा जाए। तो ऐसे महाविद्यालय, अगर महाविद्यालयों के स्तर या स्थितियां अच्छी होंगी तो वहां से अच्छे कलाकार निकलेंगे, वहां से जो चीजें बनेंगी वो सालों साल तक ऐसी रहेंगी। तो ये सिर्फ जबलपुर की नहीं, मैं पूरे प्रदेश भर के जो भी कॉलेज हैं उनकी स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएं तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बड़ौदा जैसा या शांति निकेतन जैसा स्तर बनाया जा सकता है। तो उस चीज को लेके बिल्कुल मैं बनाए। बहुत पहले सोच रहा था कि आपसे बात करूंगा, या इंदौर में जो प्राचार्य हैं उनसे बात करूंगा। तो इसके लिए मैं बहुत समय से चाह रहा था कि हम बातचीत करें, तो वो समय आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ, और अगर ऐसी कोई कल्पना मध्य प्रदेश के लिए होती है तो निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो अपने को फंडिंग दे सकते हैं। बहुत बिल्कुल सारे व्यवसायी हैं जो इस क्षेत्र में अपने को पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जमीन की व्यवस्था हो जाएगी तो हम एक ऐसा हब, कला का बिल्कुल हब डेवलप कर सकते हैं जहां पर वो ओपन होगा, जिस कलाकार को आना है वहां आए और अपनी कला साधना करे।
बिल्कुल कला तो साधना होती है, तो वो साधना करने के लिए स्थान बनाने का कार्य हम जरूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल कला को बढ़ावा देने के लिए कला साधकों के साथ साथ व्यवस्था बनाने वाला भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए फिर, है ना, मैं बहुत 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 धन्यवाद पुनः एक बार कि इतनी सारी बातें आपने मेरे से करी और इतना समय आपने भी दिया, और नहीं आपको नहीं, ये लगा हमारा कि सौभाग्य है। और ये चैनल निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ना चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।